बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम करेंगे दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या तरीके हम अपना सकते हैं, कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए कुछ सुझाव हैं जिनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। पहला सुझाव है स्त्री शिक्षा को महत्व दिया जाए। बच्चों, दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा को महत्व दिया जाए, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री अपनी चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने स्वरूप को पहचाने, बाह्य जगत से परिचित होकर नवीन समाज की स्थापना में योगदान दे, जिससे प्राचीन समय में चली आ रही कुप्रथाओं का निराकरण हो सके। स्त्रियों को शिक्षित होकर दहेज विरोधी आंदोलन और नारियों में जागृति लानी होगी। हम कोई वस्तु नहीं जिसको खरीद फरोख्त की जाए, ठीक है, तभी वे अपने भविष्य को सुखद बना सकती हैं। अपने अधिकारों को समझे, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और आज स्त्रियों की गरिमा में वृद्धि हुई है, इसी कारण वे अब अपने अधिकारों को समझने भी लगी है। किंतु अभी भी स्त्रियों के क्षेत्र में शिक्षा का पूरा प्रसार नहीं हुआ है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो अभी ये प्रयास और जारी रखने की आवश्यकता है। यद्यपि सरकार जागरूक करने में, जागृति बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत है। नेक्स्ट है जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता। दहेज प्रथा को समाप्त करने में एक और बात है कि यदि हम लड़के और लड़कियों को जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता प्रदान कर दें तो ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। क्योंकि माता पिता जब लड़के और लड़की का संबंध तय करते हैं तो वे दहेज की मात्रा को ही अपने ध्यान में रखते हैं, जबकि अगर ये दायित्व तो लड़के और लड़कियों को दे दिया जाए तो वे दहेज का लालच ना करके परस्पर एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की इच्छा और रुचियों का सम्मान करते हुए परिचय करके भावी जीवन को सुखद बनाने का प्रयास करेंगे और वहाँ दहेज जो है वो आड़े नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है अंतर्जातीय विवाह को मान्यता। बच्चों, दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने का एक तरीका ये भी है कि अंतर्जातीय विवाह को समाज में मान्यता प्रदान की जाए। हम जाति बंधनों में बंधे रहने के कारण दूसरी जाति में विवाह नहीं करना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में ये प्रथा और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जाति की में खान पान करने में व उनसे संबंध स्थापित करने में स्वयं की अवमानना समझते हैं। यदि अंतर्जातीय विवाह को सर्वसम्मति मिल जाए तो जाति बंधन समाप्त हो जाएं तो बहुत हद तक जीवन साथी चयन करने के दायरे बढ़ जाएंगे और योग्य वर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रेम विवाह को मान्यता। यदि कोई लड़का या लड़की अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं कर लेते हैं तो समाज व परिवार उसे हे दृष्टि से देखता है। अगर स्वयं माँ बाप दहेज देना पसंद कर लेंगे किंतु ऐसे विवाह की स्वीकृति नहीं देंगे, जिसके कारण लड़के लड़की की सहभागिता, जिसमें लड़के और लड़की की सहभागिता हो। आज समय बदला है, समाज में अनेक विवाह, प्रेम विवाह होते देखे जा रहे हैं, जिन्हें बाद में माँ बाप क्या करते हैं, सुनियोजित तरीके से अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है, इसमें दहेज नहीं दिया गया जाता है, फिर भी अभी इस तरह के विवाहों की संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए अब इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे युवक परिवार, जाति और समाज की आलोचना का भय, इनको त्याग कर प्राचीन मान्यताओं को तोड़कर नवीन मान्यताओं की स्थापना करें और दहेज को महत्व ना देकर जीवन साथी पसंद का चुनने की स्वतंत्रता परिवार में दी जाए तो काफ़ी हद तक इस कुप्रथा पर अंकुश लगेगा। नेक्स्ट है युवा आंदोलन। दहेज की समस्या से निपटने के लिए युवा आंदोलन चलाया जा सकता है। युवा शक्ति में अनेक सामाजिक परिवर्तन करने की क्षमता होती है और अगर वे आगे आ जाएं तो ये समस्या काफ़ी हद तक निपट जाएगी। युवकों को दहेज न लेने की शपथ लेनी होगी, ग्रहण करें, जिससे क्या होगा, अन्य युवाओं के लिए भी वो उदाहरण के रूप में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में
ये दहेज जो है उस पर काफ़ी अंकुश लग जाएगा। इसके बाद है दहेज विरोधी जनमत। दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना और दहेज लेने व देने का विरोध करने की जो बात है उसको बढ़ावा देना ये आवश्यक है। समाज के सम्मुख ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए जाएं कि कुलीन और शिक्षित कन्या का विवाह बिना दहेज के संपन्न घराने में हो रहा है। इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। रेडियो, टीवी, पोस्टर, नारे, इनके माध्यम से इन आदर्शों को प्रस्तुत किया जा सकता है। पुरानी मान्यताओं को त्याग कर नवीन मूल्यों की स्थापना की आवश्यकता है और समाज में तभी बदलाव आ सकता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाए। बच्चों, यदि युवाओं को पूर्ण रूप से स्वावलंबी बना दिया जाए तो दहेज पर काफ़ी कुछ अंकुश लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में लड़के की योग्यता को अधिक महत्व दिया जा रहा है। उसे सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। समाज में सभी को सम्मानजनक व्यवसाय कम ही मिलता है। अतः अच्छे योग्य लड़कों की कमी दहेज में वृद्धि करती है। यदि पूर्ण रोजगार की व्यवस्था हो जाए, सरकार के द्वारा नौकरी के अवसर बढ़ा दिए जाएं, तो व्यावसायिक क्षेत्र में शिक्षितों के लिए जीविकोपार्जन की सुविधाओं में वृद्धि की जाए, तो योग्य लड़कों की समाज में समस्या नहीं रहेगी और जिससे भी क्या होगा, दहेज पर अंकुश लग सकेगा। और अंतिम बात जो है, अंतिम सुझाव है दहेज विरोधी कानून। दहेज विरोधी कानून तो बन चुका है। दहेज प्रथा को समूल उखाड़ने के लिए आवश्यक है कि दहेज लेना और देने वालों के विरुद्ध और सख्त कानून बने। हालांकि कानून बन चुका है, उनका कड़ाई से पालन की आवश्यकता है। इस कानून के विषय में सबको अवगत भी कराया जाए। इस संबंध में अनेक प्रयास किए जा चुके हैं जिनकी चर्चा हम अब करेंगे, और वो है दहेज समाप्ति के कानूनी प्रयास। सरकार क्या प्रयास कर रही है? सरकार ने तो कानून बना दिया है, लेकिन इसमें समाज के लोगों का योगदान कम है। इसलिए दहेज समाप्ति के कानूनी प्रयास की बात जब हम करेंगे तो हम कहेंगे दहेज निरोधक अधिनियम 1961 अनेक समाज सुधारकों व महिला संगठनों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप सरकार के द्वारा सन 1959 में लोकसभा में दहेज निरोधक विधेयक प्रस्तुत किया गया। 9 मई 1961 को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में इसे पारित भी कर दिया गया। 1 जुलाई 1961 से ये लागू हो गया। इस अधिनियम में दहेज लेने और देने पर दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन बच्चों, ये स्पष्ट किया गया है इसमें कि विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार दहेज नहीं माने जाएंगे। विवाह तय करते समय जो कुछ उपहार, वस्तुएं, धन आदि विवाह की शर्त के रूप में मांगे जाएंगे, वो वर पक्ष द्वारा मांगे जाएं अथवा कन्या पक्ष द्वारा, वे सभी दहेज के अंतर्गत आएंगे। तो जब मांगे जाएंगे तो वो दहेज है, लेकिन अगर इच्छा से गिफ्ट रूप में दिया जाएगा तो दहेज नहीं माना जाएगा। ये एक इसमें क्लू दिया गया है। तो बच्चों, हम कहेंगे इसमें कि इस कानून के विरुद्ध को दहेज दिया गया तो वह पत्नी की संपत्ति मानी जाएगी। इस अधिनियम की धारा 3 में यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है अथवा लेन देन में सहायक होता है तो उसे 6 माह का कारावास और 5,000 रुपये का दंड दिया जा सकता है। इस अधिनियम में धारा 4 में कहा गया कि कन्या के माता पिता अथवा वर के माता पिता अथवा संरक्षक से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में दहेज मांगने वाला व्यक्ति भी उपयुक्त प्रकार का, मतलब 6 माह के कारावास और 5,000 दंड का भागी होगा। फिर इसी कानून में धारा 7 में लिखा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों पर तभी विचार करेगी अदालत जब इस विषय में लिखित में शिकायत हो। पहली बात तो। दूसरी बात होगी शिकायत किसी प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट की अदालत में हो। और तीसरा होगा शिकायत दहेज लेने अथवा देने के 1 वर्ष की अवधि में ही की जाए। ये 3 पॉइंट्स को इसमें धारा 7 में जोड़ा गया है, तब जाकर वो जो है उसके ऊपर अदालत कार्रवाई कर पाएगी। इस प्रकार से बच्चों, दहेज के अपराधों को अक्षम्य एवं अजमानतीय घोषित किया गया है। और ये समस्या जो है तो भी
इस पर अभी तक हम नियंत्रण नहीं पा सके हैं। परिणाम स्वरूप संसद को भारतीय दंड संहिता 1860 में 2 नई धाराएं उन्होंने जोड़ी, 304 और 498। आपको ये धाराएं ध्यान रखनी है, कौन कौन सी धारा में क्या कहा गया है, ठीक है। धारा 304 ख में लिखा गया है कि जहां विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने अथवा शारीरिक क्षति से अथवा असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है और ये प्रदर्शित करती है कि मृतक से ठीक पहले उसके पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज मांग की को लेकर कोई परेशान नहीं किया गया अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया है, तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा। उसकी मृत्यु का कारण उसके पति और उसके रिश्तेदारों को माना जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये 7 वर्ष का एक क्लू है। इसके लिए न्यूनतम जो सज़ा निर्धारित की गई है, आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी सज़ा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 7 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। धारा 498 क इसमें प्रावधान किया गया कि स्त्री के साथ उसके पति या रिश्तेदार द्वारा निर्ममतापूर्वक व्यवहार किए जाने को 3 साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध बताया गया। तो बच्चों इस तरह से हम देख रहे हैं कि दहेज निरोधक कानून है सख्त, लेकिन मात्र कानून से इस समस्या का निराकरण संभव नहीं है। यह घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। आज भी स्त्रियां दहेज के कारण पीटी जा रही है, आत्महत्या के लिए प्रेरित की जा रही हैं और उनको निर्दयतापूर्वक मारना, पीटना, घर से निकाल देना, जिंदा जला देना, ऐसी त्रासदियां आज भी झेल रही हैं महिलाएं। आज आवश्यकता इस बात की है, कानून की नहीं, कानून तो बन गया, अब आवश्यकता इस बात की कि मानसिक बदलाव हो, जन चेतना हो और जन चेतना को इन अधिनियमों से रूबरू किया जाए लोगों को। और इन अधिनियमों को लागू करने में भी अनेक परेशानियां हैं, लेकिन मानसिक बदलाव की ज़्यादा आवश्यकता है जन चेतना की, क्योंकि अधिनियमों को लागू करने में अनेक परेशानियां हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति लिखित में शिकायत देना ही नहीं चाहता, इसलिए ये लोगों का मनोबल बढ़ता जाता है कि मांगो दहेज और करो परेशान, ठीक है। तो एक तो ये है कि लिखित में कोई शिकायत नहीं देना चाहता, सबसे पहली बात तो ये समस्या आती है। दूसरा ये है कि ये सिद्ध करना कठिन हो जाता है कि विवाह में दी जाने वाली कौन सी वस्तु दहेज है और कौन सी वस्तु उपहार है। इसलिए दहेज निरोधक कानून इस समस्या से छुटकारा नहीं दिलाता। आज महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज भी पढ़ी लिखी, अनपढ़ के साथ साथ पढ़ी लिखी लड़कियां भी बेबस, लाचार और बेसहारा बनी हुई हैं। इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए युवा वर्ग को आगे आने की नितांत आवश्यकता है। अभिभावकों की कथनी और करनी में जो डिफरेंस है कि लड़की की शादी कर रहे हैं तो उसको दहेज को बुरा बता रहे हैं और लड़के की शादी कर रहे हैं तो लड़की वाले की इच्छा बता देते हैं, इस सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। झूठी शान शौकत को और दिखाने का जो एक आडंबर है उस पर रोक लगानी होगी। और इस तरह से हम कहेंगे कि अपने समय पर दहेज जब देना होता है तो दहेज विरोधी नारे लगाते हैं और जब लेना होता है तो उसको उपहार मान लेते हैं, उसको बुराई नहीं माने जाते हैं। तो अब आवश्यकता बच्चों इस बात की रह गई है कि इस सामाजिक बुराई के विरोध में जन जागृति जब तक नहीं आएगी, जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी, जब तक नारी के लिए ये दहेज जो है जानलेवा रोग साबित होगा और लड़कियां यूं ही प्रताड़ित की जाती रहेंगी, लड़कियों को यूं ही आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहेगा और लड़कियों को यूं ही घर छोड़कर भागने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। तो इसलिए नितांत आवश्यकता है जागरूकता की, जन चेतना की और एक भय की, और इस तरह से, ठीक है। तो आज हमने ये वाली बात की है और इस तरह से आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और असाइनमेंट की चर्चा भी हम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।